नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम चल रहा है देश विदेश की सैर, और आज हम दोस्तों एक बहुत ही रोचक जगह की यात्रा करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका से दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आज उनके बहाने हम पूरे साउथ अफ्रीका को जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ के इतिहास को। बहुत सारी बातें आज होंगी। तो हमारे साथ एक और जो हमारे होस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर आशुतोष भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो आशुतोष भट्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद जी। आप दो खास मेहमानों को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो क्या मकसद था वो भी आप बताइएगा सर लोगों के यहाँ पे आने का। और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करें हमारे मेहमानों को हमारे तमाम लिसनर्स के सामने। धन्यवाद मैडम। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनेश कुमार महाराज, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाज़ुलु-नेटाल डरबन, और वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। और उनके साथ ही मिसेज उर्विस्नी महाराज हैं, और जो एचआर मैनेजर रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस साउथ अफ्रीका डरबन में। और आप दोनों ही अपने फील्ड के विद्वान लोग हैं, और आपका जो है पहले तो हम लोग स्वागत करते हैं इस विश्वविद्यालय में जी। और धन्यवाद। और आप हमारी कोशिश ये है कि आप हमारे विश्वविद्यालय में आए, और हम आपको जो है आने वाले समय में इस विश्वविद्यालय के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी का इंटरेक्शन प्रोग्राम भी हो, और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि आपके विश्वविद्यालय से हमारे विश्वविद्यालय का एमओयू हो, जिसके माध्यम से हमारे छात्रों को इसका लाभ मिल सके। हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत या रिसर्च में विभिन्न प्रकार की एक्सचेंज प्रोग्राम या फंडिंग के द्वारा मदद मिल सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश जी आपका, उर्वासिनी जी आपका। बहुत बहुत हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हमारी कम्युनिटी रेडियो में आए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद जी जी। तो आशुतोष जी, मैं चाहती हूँ कि हम लोग बहुत सारे एंगल से जान सकते हैं साउथ अफ्रीका को। तो सबसे पहले तो यही जाना कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आप जिस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, भारत से आपका लिंक कैसे हुआ? मेरे परदादा इंडिया से था। जब ब्रिटिश इंडिया में था तो बुलन के जहाज में बिठाई के साउथ अफ्रीका लेके गया नेटाल में गन्ना काटने के लिए। तो तब से मैं तो साउथ अफ्रीका में पैदा हुआ। जी जी। बाकी परदादा सब बिहार, यूपी, परदादा परदादी यहाँ के रहे। तो आपका फिर पैदाइश वहाँ की है, एजुकेशन आपने वहाँ से ली होगी। उसके बाद इंडिया से पहली बार इंटरेक्शन कब हुआ? कब आप अपने नेटिव प्लेस में, अपने परदादाओं के जो नेटिव प्लेस था वहाँ पर आपका पहली बार आना कब, किस सन में हुआ है? 2000 में पहला बार। तब मैं आया 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता। उस समय मैं आया एक HP ग्लोबल कैटलिस्ट समिट। मुझे इनविटेशन मिला तो मैं आया। तो दिल्ली में इसके लिए आया? न्यू दिल्ली में। हाँ, न्यू दिल्ली ललित होटल में था। जी जी। तब से मैं साल में 1 या 2 बार आता जरूर आते हैं। हाँ। कैसा महसूस हुआ जब पहली बार आप आए थे, और अब लगातार जब आप आते हैं तो क्या लगता है? मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता है। जब मैं पहली बार आया तो भीतर कुछ हुआ। इंडिया से मुझे लगता है कोई रिश्ता है, मैं आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ के कल्चर, संस्कृति अच्छा लगता है। मैं कभी कभी जब मैं देखे तो यहाँ के नौजवान वेस्टर्नाइज्ड है। बाकी मैं यहाँ आते हैं, मैं वेस्ट में रहता हूँ, बाकी मुझे मालूम कि सब चीज़ अच्छा नहीं है जी। यहाँ इंडियन कल्चर मुझे बहुत पसंद है। खाना बहुत पसंद है इंडिया के जी। जैसे खाना आप लोग यहाँ बनाते हैं, हम लोग वैसे खाना खाते हैं वहाँ। अच्छा,
मैं वही जानना चाह रही हूँ कि जब आपके परदादा वहाँ गए तो वो चीज़ें जो भारत से ले गए थे वो परंपराएं वहाँ बनी हुई थी, या पूरी तरह से आपने साउथ अफ्रीका का जो कल्चर है उसको अडॉप्ट कर लिया है? खान पान से लेकर, बोली भाषा से लेकर, रीति रिवाज, तीज त्योहार जितने भी होते हैं, क्या वो सब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं? हाँ, जब मेरे परदादा मैं जब छोटा था तो वो 100 बरस से ज़्यादा था, और हमने उनके बोलता कैसे वो साउथ अफ्रीका में आया जी, कहाँ काम कर रहा। वो बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत स्ट्रिक्ट था। मेरे बात ज़्यादा मेरे नानी से हुआ, और मेरे नानी मुझे सुनाते थे राम के बारे में, तब कृष्णा के बारे में। मैं जब रामन सागर का रामायण देखा तो उस समय मेरे नानी गुजर गया। बाकी मैं याद कर रहा था कि मेरे नानी मुझे क्या बोला, और मैं क्या उस वक्त देखता था सीरियल में। तो मेरे हिसाब से जो मेरे परदादा और मेरे नानी के मालूम था वो बोलने हमने उनको बोला, कोई कुछ नहीं लिखत में हुआ, बाकी स्टोरी के फॉर्म में बोला। तब जब मैं पढ़ सका तो मैं रामायण पढ़ी जी। तो भगवद गीता में पहले भगवद गीता मेरे फुआ मुझे दिया एब्रिज्ड वर्जन, तो मैं पढ़ा। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ एक स्टूडेंट मूवमेंट था, भक्ति योगा सोसाइटी। अच्छा, तो वहाँ डिस्कोर्सेस रहा था। तो मैं स्टूडेंट जब था मैं अटेंड करता रहा वो क्लासेस। इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वो लगाते और गीता में बात करते थे, के ऊपर बात करते थे जी। तो मुझे एक कॉपी वहाँ से मिला, द भगवद गीता एज इट इज़। मैं एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में। जब मैं लेक्चरर को इंतज़ार करता रहा तो ये भगवद गीता एज इट इज़ में पढ़ता शुरू करना पढ़ने के लिए। तो तब से हर साल मैं भगवद गीता पढ़े, कभी एक वर्स एक्सप्लेनेशन परपॉट। सर, हिंदी की जो लिपि है वो आपने यहाँ भारत में आने के बाद सीखना शुरू किया? नहीं, या पहले से? मेरे नानी से सीखा। अच्छा। वो मेरे नानी को हिंदी फिल्म्स अच्छा लगते थे। वो मुझसे हिंदी में बात करते थे। जब मेरे काम था कि मैं उसको सिनेमा लेके जाने के। तो वहाँ क्या हिंदी सिनेमा लगता था क्या वहाँ के हॉल्स में? जब इंडिया में फिल्म रिलीज हुआ, वो दिन साउथ अफ्रीका में रिलीज हुआ। अच्छा, वहाँ पे लगती है हिंदी फिल्में? हाँ। और सबटाइटल्स वो दिन जब मेरे नानी मेरे साथ था, वो सबटाइटल्स नहीं था। तो मैं हिंदी अनुवाद करके उनको बताते। मेरे नानी से सीखा, और फिल्म देखने के बाद वो प्रोसेस था। जब वैसे मैं सीखा, सबटाइटल्स नहीं था। बच्चे लोग तो उलन हिंदी नहीं मालूम है, उलन चाहिए कि सबटाइटल्स हो। बाकी सबटाइटल्स में जो होते हैं और सबटाइटल डिफरेंट।
बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, अनुवाद उतना बेहतर नहीं होता जी होगा। हाँ। जी, तो सर खान पान वाली चीज़ें क्या अभी बनी हुई हैं आपकी पीढ़ी में, आपके परिवार में? यहाँ का जो भारतीय जो व्यंजन है, भारतीय जो खान पान है, क्या वो सब बनता है वहाँ पर? हाँ, खाना जो हम लोग घरे बनाते हैं, जी ये ऐसे जैसे इंडिया में बनाते जी। हैं। और होली दिवाली क्या सेलिब्रेट करते हैं वहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, अच्छा सब रामनवमी, अच्छा। कृष्ण अष्टमी, सब जी चीज। जी। कितनी इंडियंस फैमिली है वहाँ पर आपके आसपास में? ढेर सारे। अच्छा, काफ़ी लोग हैं। हाँ, काफी लोग हैं। डर्बन में मेन बेस था, बाकी अब जोहानिसबर्ग में काम के लिए, जाना होता हाँ, होगा जी। केप टाउन में, बाकी सब जगह। अगर आप फेसबुक में देखे, कभी उनको होना पंडित कहाँ है मिलेगा, अच्छा, ये जो सब। ये सब कथा झंडा अच्छा सब अच्छा अच्छा करेगा। अच्छा अच्छा। कभी के उलन कहाँ इंडियन का खाना मिलेगा, कहाँ रेस्टोरेंट है। दूसरा जगह में वेजिटेबल्स, इंडियन वेजिटेबल्स कहाँ मिलेगा, आटा कहाँ मिलेगा, वैसे फेसबुक में आप देख सके। जी जी। तो वैसे मतलब तमाम सारी चीज़ें, यादें बनी हुई हैं, आपने उन सबको बना के रखा हुआ है। हाँ हाँ। जी। जब मैं उर्वासिनी जी के पास मैं आना चाहती हूँ। आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से रिटायरमेंट हैं। आपका नाम उर्वासिनी है। यहाँ पे भारत में इस तरह का नाम नहीं होता है, लेकिन उर्वशी नाम से कुछ फीलिंग आ रही है तो जी। लेकिन वहाँ तो लोग अच्छा से नहीं लिख सकते थे जी। भारतीय के नाम, तो वो एन डाला तो उर्वाशिनी बन गया जी। और लेकिन ये मेरा नाम है, तो गुरु के पास दूसरा नाम भी है, वो तो उत्तरा रानी जी दूसरा नाम। अच्छा जी जी। तो आपका जो डिपार्टमेंट था, आप कुछ अपने अनुभव बताएं साउथ अफ्रीका और भारत में एक बड़ा अंतर आपको क्या लगता है? दक्षिण अफ्रीका में भारत से भारतीय सेकंड हाईएस्ट नंबर है साउथ अफ्रीका में हूँ। अच्छा। हाँ, तो जी। बहुत भारतीय साउथ अफ्रीका में हूँ। अच्छा अच्छा। दक्षिण अफ्रीका में जी। तो हर त्योहार सब कुछ हम मानते हैं। हम यहाँ से ज्यादा वहाँ सेलिब्रेट करते हैं चीज़ों को। वहाँ यहाँ से ज्यादा वो कल्चर, वो ट्रेडिशन, वो सब कुछ बहुत मानते हैं। और वहाँ साउथ अफ्रीका में श्रीला प्रभुपाद आए थे, तो श्रीला प्रभुपाद वो इस्कॉन मूवमेंट, वो भगवत गीता पढ़ना, वो सब किया है। तो हम सब छोटे से सीखा था कैसे गीता पढ़ना, क्या कृष्णा बोला गीता में। और जब हम छोटे थे भी रामकृष्ण थे, तो हर संडे को वो क्लासेस थे, तो हम रामकृष्ण में भी जाते थे, तो हम वहाँ बहुत सीखा है। तो इसलिए वो जाग उठे कि भारत कहाँ है। भारत में सब कुछ है, लेकिन वो उसे संभालना, क्योंकि हम यहाँ आते थे, हम हर साल में भी हम आए। मैं तो पति तो काम से, बट मैं आती और अभी आता हूँ, क्योंकि ये सब की द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भारत में है, वो उसके स्पिरिचुअल लाइफ। बिल्कुल। वो वृंदावन, वो काशी, हरिद्वार, वो सब, हाँ हरिद्वार जी, सब धाम, इसीलिए मैं आती हूँ। अगर धाम नहीं होंगे तो मैं यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो आपकी धन है। दक्षिण अफ्रीका में मंदिर वगैरह जब इतनी आबादी है तो डेफिनेटली होंगे ही। तो कभी एहसास ऐसा नहीं होता होगा कि भारत से कुछ जुदा हैं, अलग हैं, अलग डिफरेंट हैं? लगता होगा कि एक मिनी भारत वहाँ भी बसा हुआ है। जी जी। खाना, कपड़े, सब कुछ वहाँ है। जी जी। क्योंकि हम दक्षिण अफ्रीका में हूँ, पर लेकिन भारत मेरी माँ, ये हम मानते हैं। जी जी जी। क्योंकि वहाँ के लोग हम रहते हैं, पर लेकिन नानी सब टाइम बोलती थी कि
भारत मेरी माता है, भारत मेरी माता है, तो हम भी मानते हैं। जी जी। तो अनीश जी के पास में आशुतोष जी फिर से आते हैं, कुछ सवाल हाँ, आप कुछ पूछना चाहें? जी जी। मैं क्योंकि एक बड़ा ये हमारे लिए बड़ा अच्छा अवसर है और बहुत बड़ा अवसर है कि प्रोफेसर अनीस आज हमारे विश्वविद्यालय में हैं और हम चाहेंगे कि प्रोफेसर अनीस की विद्वता का हमारे विश्वविद्यालय को फ़ायदा मिले। हम ये भी चाहेंगे कि हमारा इंटरनेशनल लेवल पे लाइजनिंग हो और हमारे ऐसे संबंध बने ऐसी यूनिवर्सिटीज से कि जिनसे हमको विश्वविद्यालय को फ़ायदा हो, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय में लगभग 90,000 के आसपास वर्तमान में छात्र इनरोल्ड हैं और हर स्ट्रीम के छात्र हैं। तो हमारे छात्रों को भी फ़ायदा मिले और कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम हो जिसके थ्रू हमको फ़ायदा मिले। तो मैं अनीश जी से अनुरोध करूंगा कि वो बताएं कि अगर हम उनके विश्वविद्यालय से किसी तरह का एमओयू करते हैं तो हमें किस तरह के फ़ायदे उनसे मिल सकते हैं। तो ये मैं निवेदन करूंगा। अच्छा, अगर हम लोग एमओयू तैयार करें और वो बन जाए तो स्टूडेंट एक्सचेंज हो सके जी। आपका स्टूडेंट हम लोग की यूनिवर्सिटी में आ सके, हम लोग को स्टूडेंट आपका यूनिवर्सिटी में आ सके, जो यहाँ पर आते इक्विवेलेंट कोर्सेज वहाँ होगा जी, पढ़ सके, स्टाफ के लिए एक्सचेंज हो सके, कोलैबोरेशंस रिसर्च में। तो फ़ायदा दोनों सब तरह से होगा जी। आपका यूनिवर्सिटी में से हम उनके यूनिवर्सिटी से। ये मेरे ख्याल से हम लोग देखना कि अगर हम लोग एमओयू के आगे बढ़ सके। जी सर, दक्षिण अफ्रीका में ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितनी हैं, कैसा है वहाँ पर ओपन एजुकेशन का माहौल? हम लोग की यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी है। अच्छा, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आए। एक यूनिवर्सिटी है जो आपको यूनिवर्सिटी जैसे चले, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, यूनिसा। वो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी। हाँ, वो है एक यूनिसा डिस्टेंस मोड में, खाली एक आने वाला जो वक्त है वो आपको क्या लगता है कि ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का ही है? कोविड ने जिस तरह की परिस्थितियां पैदा की हैं, या वैसे भी वक्त लोग जाया नहीं करना चाहते हैं परंपरागत ट्रेडिशनल कॉलेजेस में जाकर, उनको लगता है कि ये अच्छा तरीका है फ्री रूप से सीखने का। और जिस तरह से चैनल तमाम सारे आ गए हैं, ज्ञानवाणी या इस तरह के जो भी नॉलेज वाले जो चैनल्स हैं, या NPTEL है, मूक है, ये जो माध्यम है कि एक अच्छी फैकल्टी भी सुदूर गाँव के बच्चे को पढ़ा सकती है, तो ये सब सिस्टम पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से अगर ये पेंडेमिक के बाद जैसे हम लोग पढ़ाते थे ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी में, वो बदलना पड़ेगा। There's going to be a new way of teaching after the pandemic, definitely. हाँ, जो आप लोग उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में करें, मेरे ख्याल से वैसे हम सब यूनिवर्सिटीज अब पोस्ट पेंडेमिक में वैसे होगा। जी जी जी। आप लोग से मुझे ढेर सारी चीज़ें सीखने हैं पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपकी यूनिवर्सिटी के अन्य प्रोफेसर से भी हमारा लिंक बने, ताकि हम हर फील्ड में अपने प्रोफेसर्स और आपके जो प्रोफेसर्स हैं उनके बीच में भी इंटरेक्शन कराएं, और दूसरा हम अपने रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकें। और क्योंकि ये तो समय वर्चुअल यूनिवर्सिटी का समय है या वर्चुअल एजुकेशन का समय है, तो वर्चुअली हम मिल सकते हैं, वर्चुअली हम रिसर्च में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, और रिसर्च बड़ा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। इसके अलावा फंडेड प्रोजेक्ट हैं, उसमें भी हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, और ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे इस पे काम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते अगर आप लोग कुछ बताना चाहें साउथ अफ्रीका की कुछ 2-4 खूबियों के बारे में, अगर हम पूछें कि किन चीज़ों के लिए वो जाना जाता है, किन चीज़ों के लिए मशहूर है, क्या चीज़ें वहाँ पर बेहतर है, एजुकेशन अच्छी है, कल्चर अच्छा है वहाँ का, या वहाँ के लोग अच्छे हैं, मतलब क्या क्या हम बता सकते हैं हमारे लिसनर्स अगर जानना चाहें साउथ अफ्रीका को? साउथ अफ्रीका अच्छा जगह है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, तो जंगल, पानी, ये सब काफ़ी है वहाँ पर?
जंगल है, कृगर नेशनल पार्क है जी। बहुत है, हाँ? पार्क काफी हैं। और पांच वो बोलता है 5 बिग 5 जानवर है जी। वो हाथी दूसरा टाइप के हाथी जैसे जी जी। लायन, हिपोपोटामस and rhino and tiger, no चीता। अच्छा, तो शेर, चीता, हाथी और हिपोपोटामस और राइनोसोरस, ये 5 जानवरों के लिए फेमस है। हाँ, और काफी सारे सेंचुरीज और पार्क वहाँ पर हैं। बहुत बड़े कृगर नेशनल पार्क जी सबसे बड़ा है, बट लेकिन सब जगह हम 9 प्रोविंसेस है। हाँ, 9 स्टेट्स ना, 9 प्रोविंसेस है जी जी। और हर प्रोविंस में कुछ केप टाउन तो बहुत खूबसूरत है, डरबन, सब प्रोविंस में जी। कुछ डेवलपमेंट तो काफी हो चुका होगा आप सारी सिटीज में। डेवलपमेंट है, शुरू हुआ अच्छा से जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट था, तो उसके बाद ताबो म्बेकी आया। बाकी जब ताबो म्बेकी की सेकंड टर्म खत्म हुआ, तो दूसरा प्रेसिडेंट जो आया वो मेरे हिसाब से वो प्रेसिडेंट नहीं कोई हक नहीं था उसको प्रेसिडेंट बनने के, क्योंकि करप्शन कोई 5,000 केसेस था। बाकी पॉलिटिकली पुलन हटा दिया। जब वो प्रेसिडेंट बना तो बोला पहले कि खाली एक टर्म वो प्रेसिडेंट होगा। बाकी जब उस टर्म में जब वो प्रेसिडेंट था तो ढेर सारा करप्शन इनग्रेन्ड हो गया सिस्टम में। तब उसको होना था सेकंड टर्म से सर्व करके। और जी, एजुकेशन की स्थिति क्या है अभी वहाँ पर? एजुकेशन अब कोशिश कर रहे हैं सरकार की एजुकेशन सबके मिले, स्कूलिंग, स्कूल्स, कंपल्सरी बेसिक एजुकेशन। और फ्री है या वो फ्री होना था, बाकी अब फ्री नहीं है। पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स काफी ज्यादा हैं, काफी ज्यादा फर्क है जी। फीस प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज्यादा है जी। यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स का होना है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री में उनके फ्री में देना जी। बाकी अगर बेसिक एजुकेशन फ्री नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्या सारे स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज तक पहुंच पाते हैं या फिर छोटे मोटे रोजगार के काम में लग जाते हैं? नहीं, सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी नहीं आए। ढेर स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स नहीं फुल करते हैं। जी। तो सर, गरीबी कितनी है अभी वहाँ पर? गरीबी तो बहुत है। हम उनके अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है अब। बाकी ये सब रिजल्ट है करप्शन का। जो सब पैसा डेवलपमेंट में होना था, बिल्कुल बिल्कुल, वो वहाँ का रेवेन्यू सबसे ज्यादा किस चीज से मिलता है सरकार को वहाँ की? नेचुरल रिसोर्सेस, गोल्ड, सोना। ओह अच्छा, तो उसकी वहाँ पे खदानें हैं उसकी। हाँ, हमने खोल काला सोना। जी, क्या बात है। काला सोना। तो ये सब माइंस तो पर्टिकुलर कुछ लोगों को ही पट्टे पर दी जाती होंगी, जिस तरह से यहाँ चलता है कि खदानों में खास तरह के प्रॉपर्टी डीलर्स लोग, उस तरह के लोगों का कब्जा होता है। तो ऐसा ही कुछ प्रोसेस वहाँ पर भी होगा? हाँ, वो
कॉन्ग्लोमरेट से, तो उलन चलाते हैं वहाँ फिनो करप्शन है। जी 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 सर, नेशनल मंडेला जी को जैसे हम जानते हैं कि अश्वेतों के लिए उन्होंने बहुत हक में आवाज़ उठाई, तो अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? ये नस्ली जो भेदभाव है वो कितना दिखता है? जो नेल्सन मंडेला के वो चाहते थे वो नहीं होते अब, नहीं हुआ। पॉलिटिक्स में जी, तो वही दो तरह के लोग हैं, श्वेत और अश्वेत। अश्वेत वहाँ के मूल निवासी हैं, श्वेत लोग कौन है? हम सब कॉन्स्टिट्यूशन में साउथ अफ्रीकन है, राइट? बाकी सब इक्वल, राइट? बाकी वैसे नहीं होते। तो जब पहले अगर सैंडविच क्या एनालॉजी लेते हैं जी, इंडियन लोग तो फिलिंग था सैंडविच में। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ था गोरा लोग, दूसरा तरफ वहाँ के नागरिक ब्लैक्स लोकल्स। अब मेजॉरिटी वहाँ के लोकल ब्लैक्स। हम कॉन्स्टिट्यूशन से हम फिर ब्लैक्स जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियंस को राइट मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ, हम ब्लैक बिल्कुल वो कैटेगरी में आए, बाकी वैसे नहीं हुए। अच्छा, ब्लैक कैटेगरी में आके राइट्स मिले हुए हैं। बाकी सर जो श्वेत लोग हैं वो क्या पुर्तगाली लोग हैं? श्वेत लोग जो हैं या ब्रिटिश लोग हैं? ब्रिटिश हाँ, अंग्रेज हाँ, अंग्रेज लोग हैं, ब्रिटिश या फ्रांस से भी होंगे। हाँ, ढेर सारे जैसे कॉलोनी जिन्होंने बनाई थी पहले तो पुर्तगाली थे लोग। हाँ, लेकिन वो तो ब्रिटिश लोग थे, लेकिन वो उसके लड़ाई हुआ डच से, डच जर्मन मिक्स का, वो अफ्रीकानर्स बना। तो अफ्रीकानर्स वो हमारी वो तो what do you say, they were the Afrikaners were the white population जी, mainly अफ्रीकानर्स और ब्रिटिश जो लोग वहाँ सेटल हुआ। सर रेशियो क्या होगा ब्लैक और श्वेत वाइट लोगों के बीच का रेशियो? मेजॉरिटी को 80% वहाँ के ब्लैक। हाँ जी जी, 20% जो हैं। हाँ। तो बाकी चीजों में हम जो देखते हैं कि अच्छे पदों पे, अच्छे ओहदों पर, डेजिग्नेशंस पर कौन लोग हैं काबिज? वाइट हैं कि ब्लैक हैं? अब बदलता है। पहले तो वाइट्स थे। हाँ, नेल्सन मंडेला का विजन था कि वाइट्स वो पोजीशन में हो गए जो कॉम्पिटेंट है मेरिट में। बाकी क्या हुआ है, बुलन के होना था कि वहाँ का लोकल्स वो पोजीशंस में होना चाहिए। तो उलन ट्रेन नहीं था, कॉम्पिटेंट नहीं था, बाकी वो पोजीशंस में पर आया। बाकी खाली कागज में पोजीशन है जी, बाकी वो काम नहीं कर सके, धरातल पे नहीं है। सब नहीं, बाकी करप्शन ज्यादा है। तो कभी के पोजीशंस जो मिले हैं मेरिट में नहीं है। जी जी। हाँ। तो आशुतोष जी, मुझे लगता है काफी बातें साउथ अफ्रीका के बारे में हमारे लिसनर्स ने जान ली हैं। और अभी कुछ MOU अगर बनता है तो सर का आना जाना लगा रहेगा यहाँ पे, तो बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। तो आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आप दोनों का ही, उर्वशी जी और अनीश जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। तो आशुतोष जी अपने दोस्तों से, अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं। हाँ। तो आशुतोष भट्ट जी को और मैं सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।